वेलकम टू एसईओ लास्ट मंथ मार्च एपिसोड। एसईओ लास्ट मंथ एसईओ की दुनिया की सबसे पुरानी मंथली वीडियो न्यूज सीरीज है, जिसमें हम सिर्फ 10-12 मिनट में बीते एक महीने की सारी न्यूज अपडेट्स और व्यूज को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, ताकि आउटडेटेड ना हो जाएं। एआई का जमाना है, हर हफ्ते इतना कुछ बदल जाता है कि डर लगता है कहीं विवेक बिंद्रा की नजर पड़ गई तो एक ही दिन में एसईओ सिखा देंगे। So let's start and see कि फरवरी महीने में एसईओ की दुनिया में क्या क्या हुआ आखिर। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है एसईओ लास्ट मंथ का मार्च 2024 एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं। फरवरी की फर्स्ट न्यूज है गूगल बार्ड उर्फ जेमिनी से। 1 फरवरी को गूगल बार्ड ने चैट में ही इमेज बनाने का फीचर लॉन्च कर दिया। अब आप चैट जीपीटी और बिंग चैट की तरह उनके पास ऑलरेडी ये फीचर है, बार्ड से बातें करते करते फोटोज बनवा सकते हैं। सो बार्ड ना तो सबसे पहले आया है इस फील्ड में और ना इनकी फोटो सबसे अच्छी हैं। आई डोंट नो व्हाट गूगल इज डूइंग। 2 फरवरी को गूगल ने अनाउंस किया कि सर्च रिजल्ट्स पेज पर जो वेबसाइट के नीचे कैश वाला ये लिंक इस तरफ से दिखाई देता था, बटन दिखाई देता था, उसे गूगल हटाने जा रहा है। गूगल बॉट जब भी किसी वेबसाइट को विजिट करता है तो उसका एक वर्जन अपने पास सेव करके रख लेता है, जिसे कैश कहा जाता है। ये कैश ऑप्शन यहां पर इस तरह से दिखाई देता है और इसे यूज करके आप अपनी वेबसाइट के पुराने वर्जन को देख सकते थे। ये बटन गूगल ने उड़ा दिया है। हालांकि अभी भी आप अपने यूआरएल से पहले कैश और कॉलन इस तरह से लगाकर कैश वर्जन को अभी फिलहाल के लिए देख सकते हैं, लेकिन गूगल के मुताबिक इसे भी जल्दी ही हटा दिया जाएगा। कैश ऑप्शन को बहुत सारे एसईओ कोर्सेज और ट्रेनिंग में जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। सो आई एम हैप्पी इन अ वे कि गूगल ने इसे हटा दिया है। कुछ लोगों को लगता था कि कैश वर्जन जिस तरह से दिखाई देता है वैसा ही गूगल बॉट आपकी वेबसाइट को देख रहा है, जो कि गलत है, बिकॉज ये कैश वाला वर्जन आपके ब्राउजर का वर्जन होता है, गूगल बॉट का नहीं। गूगल बॉट आपकी वेबसाइट को कैसे देखता है, अगर ये जानना है तो आपको गूगल सर्च कंसोल पर जाना चाहिए। और दूसरा, इस कैश वर्जन में जावास्क्रिप्ट सेव नहीं होती है। सो अगर आपकी वेबसाइट जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड है या फिर जावास्क्रिप्ट को हेवीली यूज करती है, या अगर आप जावास्क्रिप्ट को यूज करके कोई फंक्शन, टेक्स्ट, इमेज वगैरह अपनी वेबसाइट पर दिखा रहे हैं, तो वो कैश वर्जन में हमेशा उल्टा सीधा ही दिखाई देता था। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ है, बट कैश ऑप्शन को एसईओज मिस करेंगे बिकॉज काफी टाइम तक ये यूजफुल रहा है हमारे लिए। 2 फरवरी को गूगल ने एसईओ स्टार्टर गाइड का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया। 2008 में पहली बार गूगल ने एसईओ के लिए स्टार्टर गाइड नाम की एक 22 पेज का पीडीएफ डॉक्यूमेंट लॉन्च किया था, जिसे अपडेट करते करते गूगल इस नए वर्जन में लेके आ गया है। नाउ गूगल ने कुछ कंटेंट हटाया है, कुछ को छोटा कर दिया है और कुछ कंटेंट नया ऐड किया है, लेकिन नया कंटेंट बहुत कम ऐड किया है। नाउ यहां पर ध्यान देना जरूरी है कि जिस कंटेंट को हटाया गया है उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, स्ट्रक्चर डेटा यानी कि स्कीमा डेटा को इस गाइड से हटाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब स्ट्रक्चर डेटा या स्कीमा डेटा एसईओ में इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसलिए हटाया गया है क्योंकि गूगल के हिसाब से ये गाइड सिर्फ एसईओ फील्ड के फ्रेशर्स के लिए है और गूगल इन नए लोगों को स्कीमा डेटा या स्ट्रक्चर डेटा जैसे एडवांस टॉपिक के बारे में नहीं कंफ्यूज करना चाहता है, अब इन्हें इस ट्रबल से दूर रखना चाहता है। उनके मुताबिक इसकी जरूरत नहीं है। आई गेस गूगल में से किसी ने हमारे कोर्स का सिलेबस नहीं देखा है, अदरवाइज उन्हें पता लगता कि स्ट्रक्चर डेटा शायद वन ऑफ द इजी टॉपिक्स है एंड लोग चाहते हैं उसके बारे में जानना। सो आई थिंक गूगल एसईओ के कोर्सेज और उनके सिलेबस से बहुत दूर चल रहा है। स्ट्रक्चर डेटा के अलावा गूगल ने ग्लॉसरी सेक्शन हटा दिया है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस सेक्शन हटा दिया है, ब्रेड क्रम और 404 इशू वाले सेक्शन को भी हटा दिया है और साइट परफॉर्मेंस एनालिसिस वाला सेक्शन हटा दिया गया है। इन सारे सेक्शन को हटाने के अलावा ये वो सेक्शन है जिन्हें गूगल ने कंप्रेस करके छोटा कर दिया है, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर दिया है। इस गाइड में गूगल ने डुप्लीकेट कंटेंट इशू और वीडियो एसईओ के ऊपर और ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड की है। एसईओ को असर करने में कितना टाइम लगता है या फिर किन किन एरियाज पर एक नए एसईओ को ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, इस चीज के बारे में भी गूगल ने इस गाइड में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है। ओवरऑल ये अच्छा स्टार्टर पॉइंट है, लेकिन मेरे हिसाब से गूगल को कंटेंट को हटाना नहीं चाहिए था, बल्कि उन टॉपिक्स पर और ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। बिकॉज जो एकदम फ्रेशर है, एब्सोल्यूट फ्रेशर, जिन्हें एसईओ का एबीसीडी भी नहीं आता है, उन्हें गूगल की इस गाइड के बारे में पता भी नहीं चलेगा। गूगल कोई पोस्टर नहीं छपवा रहा है हर जगह कि हमारी एसईओ गाइड यहां पर पब्लिश की गई है और आप जाकर एसईओ में अपना कैरियर बना सकते हैं। ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं और जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक ये टॉपिक उनके लिए यूजफुल हो चुके हैं जिनको उन्होंने हटाया है। वैसे इस गाइड का आप जैसे एक्सपीरियंस एसईओ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी क्लाइंट प्रोजेक्ट शुरू करते ही रिजल्ट मांगना शुरू कर दे तो उसे बोलो कि भाई इस गाइड को जाकर देखो, यहां पर गूगल ने खुद बताया है कि एसईओ को असर करने में कितना टाइम लगता है। ओके, हर चीज का यूज है, आप अपने हिसाब से यूज कर ले। 5 फरवरी को टेक क्रंच ने रिपोर्ट किया कि Yandex सर्च इंजन बिक रहा है। Yandex एक सर्च इंजन है जो रशिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन इस सर्च इंजन को Yandex NV नाम की एक डच कंपनी चलाती है।
रशिया में चलता है लेकिन कंपनी डच है। 2 साल पहले जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था तब से Yandex NV कंपनी की हालत काफी खराब हो रही थी। रशिया पर काफी सारे सैंक्शन लगे और नैस्डैक ने Yandex के शेयर की ट्रेडिंग रोक दी, जिससे कंपनी को काफी लॉस हो रहा था। सो फाइनली Yandex NV कंपनी ने अपनी रशिया के सारे एसेट्स को वहीं के एक ग्रुप को $5.2 बिलियन में बेच दिया। नाउ अगर आपको लग रहा है कि $5.2 बिलियन एक सर्च इंजन के लिए काफी कम रेट है, तो आपका सर्च इंजन को खरीदने और बेचने का एक्सपीरियंस एकदम सही है। रशियन गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि अगर दुश्मन देश की कोई एक कंपनी रशिया की अपनी प्रॉपर्टीज को बेचती है तो उसे मिनिमम 50% मैंडेटरी डिस्काउंट देना होगा, जो भी वैल्यूएशन होता है कंपनी का। Yandex सर्च इंजन की पेरेंट कंपनी Yandex NV एक डच कंपनी है जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और पूरा यूरोपियन यूनियन रशिया के लिए दुश्मन है। सो 50% डिस्काउंट मिल गया है वहां के खरीदने वालों को। अगर आपको भी परचेज करना है तो जल्दी से जाकर परचेज कर लीजिए। इंडिया रशिया के दुश्मन देशों की लिस्ट में नहीं आता है, हम तो कस्टमर ठहरे उनके। अगली खबर है 8 फरवरी की अगेन बार्ड से। गूगल ने बार्ड का नाम बदलकर जेमिनाई कर दिया है। जेमिनाई गूगल का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो बार्ड की चैट्स को पावर कर रहा है, इंजन का काम करता है, उसके लिए अच्छी तरह के रिजल्ट्स निकाल कर देता है। जेमिनाई से पहले गूगल बार्ड को लैम्डा नाम के लैंग्वेज मॉडल की तरफ से पावर मिल रही थी, जो कि बाद में पाम 2 हो गया। सो एक बार रिकैप कर लीजिए, गूगल के चैटबॉट जेमिनाई को पहले बार्ड कहा जाता था और इस चैटबॉट के 3 अपग्रेड हो चुके हैं। सबसे पहले इसे लैम्डा रन करता था, फिर पाम 2 रन करता था और अब फिलहाल ये जेमिनाई मॉडल पर बेस्ड है। जेमिनाई को गूगल अलग से ऐप में भी लॉन्च कर रहा है। अब आप एंड्रॉइड पर जेमिनाई का खुद का ऐप यूज कर सकते हैं और iOS पर गूगल ऐप के अंदर ही इस तरह से टॉगल के जरिए सर्च से चैट, चैट से सर्च, सर्च से चैट पे जा सकते हैं। ऑल्सो अब जेमिनाई के 2 वर्जन है, पहला फ्री वाला है और दूसरा एडवांस जो कि जेमिनाई प्रो को यूज करता है। 8 फरवरी की अगली खबर है गूगल से। गूगल ने वेब स्टोरीज को गूगल इमेजेस और गूगल डिस्कवर के कैरोसेल से हटा दिया है। अब वेब स्टोरीज सिर्फ गूगल सर्च में कैरोसेल की तरह दिखाई देंगी, इस तरह से ग्रिड की तरह नहीं दिखाई देंगी। इन शॉर्ट गूगल वेब स्टोरीज का प्लग हटा रहा है, उसके पर कतर रहा है और मे बी 1-2 साल में वेब स्टोरीज को कंप्लीटली हटा भी दिया जाएगा या फिर इनके इंपैक्ट को बहुत कम कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पब्लिशर्स लो क्वालिटी कंटेंट को डिस्कवर फीड में लाने के लिए वेब स्टोरीज को यूज कर रहे हैं। कुछ लोगों ने वेब स्टोरीज को कंटेंट चुराने का जरिया बना लिया। किसी का भी अच्छा पेज पिक करो, उसके कंटेंट को कॉपी करके इमेजेस में चिपका के और वेब स्टोरीज में बेच दो और पैसे बनाओ। इस तरह के वीडियोस यूट्यूब पर बहुत चल रहे हैं। सो गूगल अब इस ट्रेंड को या तो कंप्लीटली बंद कर देगा या फिर इस पर बहुत कड़ी लगाम लगा देगा ताकि ये फालतू में कंटेंट चुराकर पैसे कमाने का जरिया ना बन जाए। लोग एसईओस पर इल्जाम लगाते हैं कि हमने सर्च इंजन को खराब कर दिया, लेकिन असलियत यह है कि एसईओस की खाल में छुपे हुए नमूनों से सर्च इंजन और एसईओस दोनों परेशान हैं। 8 फरवरी को गूगल एनालिटिक्स ने 8 नए डायमेंशंस को ऐड किया है, जिन्हें यूज करके आप अपनी रिपोर्ट्स में 3 चांद लगा सकते हैं। चौथे आप खुद हैं। ये सारे डायमेंशन मैनुअल हैं, मैनुअल सोर्स, मैनुअल मीडियम, मैनुअल सोर्स मीडियम, मैनुअल कैंपेन नेम, मैनुअल कैंपेन आईडी, मैनुअल टर्म, मैनुअल कंटेंट, मैनुअल सोर्स प्लेटफॉर्म। अगर आप इन डायमेंशन के बारे में नहीं जानते हैं या अगर आपको डायमेंशन वर्ड का मतलब ही नहीं पता है कि आखिर गूगल एनालिटिक्स में कहां यूज होता है, तो फिर हमारी गूगल एनालिटिक्स की सीरीज किस दिन काम आएगी? रखी हुई है, लोग देख रहे हैं, आप भी उसको देखिए, उसका फायदा उठाइए। इसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में अभी दिखाई दे रहा होगा, आपको तुरंत देखना चाहिए। पूरा अनाउंसमेंट इस लिंक पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। 13 फरवरी को गूगल एनालिटिक्स ने एक नया कार्ड डैशबोर्ड में जोड़ा जिसका नाम है ट्रेंड चेंज डिटेक्शन। गूगल एनालिटिक्स में ऑलरेडी एनोमली डिटेक्शन नाम का एक कार्ड होता है, वो तब दिखाई देता है जब आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक में या किसी और दूसरे मीट्रिक में सडन कोई चेंज होता है अचानक से। लेट्स से कि अभी कल तक आपकी वेबसाइट पर सिर्फ 1 लाख व्यूअर्स आ रहे थे पर डे और सडनली जो है दूसरे दिन आपकी वेबसाइट पर 2 लाख विजिटर आ जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो आपको ये एनोमली डिटेक्शन नाम का कार्ड दिखाई देगा। बट ये ट्रेंड चेंज डिटेक्शन कार्ड तब दिखाई देता है जब आपकी वेबसाइट में कोई भी मीट्रिक स्लोली चेंज हो रहा है लेकिन ओवर द टाइम काफी इंपॉर्टेंट चेंज डिटेक्ट करता है। सो आपको दोनों टाइप के चेंजेस के रीजन, स्टार्टिंग पॉइंट वगैरह वगैरह सब कुछ एनालाइज करने का मौका GA4 यानी कि गूगल एनालिटिक्स दे देता है। 13 फरवरी को YouTube ने भी 3 नए अनाउंसमेंट किए। नंबर 1, अब क्रिएटर्स लाइव स्ट्रीम में भी प्रोडक्ट्स को टैग कर पाएंगे ताकि वो लाइव स्ट्रीम के टाइम पर ही अपने व्यूअर्स को रेलेवेंट प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकें। नंबर 2, YouTube ऐप पर अब एक व्यू ऑल पोस्ट नाम का टैब दिखाई देगा जिस पर क्लिक करते ही आपको कम्युनिटी पोस्ट, सारी जितनी भी आपने यूजर्स को सब्सक्राइब कर रखा है उनकी कम्युनिटी पोस्ट एक ही टैब पर दिखाई देंगी। नंबर 3, YouTube स्टूडियो के स्मार्टफोन ऐप से अब वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों को अपलोड किया जा सकता है। सो 2 अपडेट्स YouTube क्रिएटर्स के लिए एक्सक्लूसिव है और एक YouTube व्यूअर्स और क्रिएटर्स दोनों के लिए है।
18 फरवरी को गूगल एड्स ने मिस रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी में एक एक्स्ट्रा प्रोविजन जोड़ा है। अब से अगर आपका एड या लैंडिंग पेज किसी फेमस पर्सनालिटी या ब्रांड के साथ में कोलैबोरेशन का, प्रमोशन का झूठा दावा करता है या ऐसा दिखाता है कि जैसे किसी फला सेलिब्रिटी ने हमारा नाम या ब्रांड नेम या प्रोडक्ट रेकमेंड किया है, तो आपका अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है, उस पर एक्शन लिया जा सकता है। यह पॉलिसी मार्च 2024 से ऑलरेडी असर में आ भी चुकी है। नेक्स्ट खबर है गूगल मर्चेंट सेंटर से। 19 फरवरी को गूगल मर्चेंट सेंटर ने अनाउंस किया कि अगर आप अपने गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट में एआई इमेजेस को यूज कर रहे हैं तो फिर इमेज के एआई जनरेटेड होने के टैग्स, उसका मेटा डेटा वगैरह ना हटाएं। ऐसा प्रिटेंड ना करें कि जैसे ये एआई जनरेटेड इमेज नहीं है, राइट? ये बीच का जो हल्का सा डिफरेंस है उसको हटाना नहीं है। इससे गूगल वेरीफाई कर पाएगा कि ये इमेज एआई जनरेटेड है या नहीं है। सो इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा कोई एड कैंपेन होता है जहां पर आपको अपने कंपनी की या अपने शॉप की, अपने प्रोडक्ट्स की कोई इमेज ऐड करनी है, तो आप एआई जनरेटेड इमेजेस को असली इमेज बताकर पास ना करें, ऐसी कोशिश ना करें। ऐसा ना हो कि आपके लैंडिंग पेज पर या फिर आपके प्रमोशनल मटेरियल में एआई जनरेटेड पर्सन की फोटो है और आप उसे अपनी फोटो बताकर पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के केसेस में अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। 20 फरवरी को गूगल ने प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डेटा को अपग्रेड कर दिया। प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डेटा को गूगल पिछले साल में ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहा है। प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डेटा को यूज करके गूगल प्रोडक्ट्स को ऑटोमेटिकली मर्चेंट सेंटर में दिखाने लगा था। मर्चेंट लिस्टिंग टाइप की रिपोर्ट गूगल सर्च कंसोल में दिखाना शुरू कर दिया था। शिपिंग और रिफंड टाइप की इंफॉर्मेशन को स्कीमा डेटा में ऐड कर दिया गया था। और इसी सीक्वेंस में अब से प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डेटा में 3 नई प्रॉपर्टीज ऐड की गई हैं। नंबर 1, हैज पेरेंट। ये एट्रीब्यूट गूगल बॉट को बताता है कि इस प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएंट हैं। नंबर 2, वेरीज बाय। इसके थ्रू गूगल बॉट को पता चलता है कि कौन कौन से वेरिएंट हैं इस प्रोडक्ट के। और नंबर 3, प्रोडक्ट ग्रुप आईडी। इस प्रॉपर्टी से गूगल बॉट को मेन प्रोडक्ट की एसक्यू आईडी मिलती है। 22 फरवरी को राइटर्स ने रिपोर्ट पब्लिश करके बताया कि रेडिट और गूगल ने डाटा शेयरिंग पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप एक डिसेंट वर्ड है ये बोलने का कि गूगल रेडिट को $60 मिलियन पर ईयर देगा और रेडिट गूगल को अपना सारा डेटा प्रोवाइड करेगा एआई ट्रेनिंग के लिए। डेटा वैसे भी गूगल को मिल जाता है क्योंकि सारे पेज इंडेक्सेबल हैं, लेकिन अब इस डेटा को गूगल अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए भी यूज कर पाएगा। सो गूगल रेडिट को $60 मिलियन दे रहा है उनके कंटेंट को यूज करने के लिए, लेकिन आपको क्या दे रहा है? ठेंगा। ओके, नाउ लोग ऑलरेडी कंप्लेंट करना शुरू कर चुके हैं कि गूगल इस डील की वजह से ही रेडिट को हाई रैंक दे रहा है, उसके पेजेस को ज्यादा रैंक दे रहा है। बट ये मेजॉरिटी ऑफ एसईओस की प्रॉब्लम है। जब गूगल ये बोलता है कि यूजर के लिए यूजफुल कंटेंट लिखो, है ना, वर्ड की चिंता मत करो, छोटा लिखो बड़ा लिखो, लेकिन यूजर्स के लिए यूजफुल कंटेंट लिखो, तो एसईओस पूछते हैं कितने वर्ड्स का कंटेंट लिखें जॉन मिलर? 500 वर्ड का, 2500 का, 10,000 का पूरा ग्रंथ लिख दें। सो गूगल जाकर रेडिट को रैंक करना शुरू कर देता है, बिकॉज गेस कौन लिख रहा है यूजर्स के लिए विदाउट थिंकिंग अबाउट वर्ड लेंथ? रेडिट पर लोग लिख रहे हैं। जब आप हेल्पफुल कमेंट करते हैं या फिर जब आप अपनी कोई टिप दे रहे हैं या आप किसी को छेड़ भी रहे हैं, सरकास्टिक कमेंट कर रहे हैं, तब भी आप उस वक्त वर्ड लिमिट की बातें नहीं सोचते हैं। तो आप ये नहीं सोचते हैं कि मेरा जो रिप्लाई होना चाहिए रेडिट थ्रेड पर वो 1000 वर्ड का होना चाहिए। आप टू द पॉइंट बातें करते हैं। अगर यही कंटेंट वेबसाइट पर डालना शुरू कर दें तो शायद गूगल को रेडिट को रैंक करने की जरूरत ही ना पड़े। नाउ इसी से रिलेटेड एक और कंट्रोवर्सी जो फरवरी के महीने में हुई वो ये थी कि एक वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश किया गया कि कैसे गूगल छोटी वेबसाइट्स को हर्ट कर रहा है रेडिट को ऊपर प्रमोट करके। और जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, इसके बारे में बात करनी शुरू की लोगों ने, तो निकलकर ये भी आया कि खुद इसी आर्टिकल के बारे में जो रेडिट पर पोस्ट हुई थी वो इस आर्टिकल से ऊपर रैंक कर रही थी। नाउ ऑब्वियसली ये खराब है, बट अगेन गूगल किसी भी आर्टिकल को मैनुअली रैंक नहीं करता है, सिस्टम्स है। अगर सिस्टम्स को लगातार ये सिग्नल मिलते रहते हैं कि वेबसाइट से ज्यादा टू द पॉइंट, हेल्पफुल और बिना इधर उधर का ब्लफ ऐड किए हुए कंटेंट रेडिट पर पब्लिश कर रहा है, तो वो रेडिट को रैंक करना सीख जाता है और हमारी वेबसाइट को रैंक नहीं करता है। तो इस केस में ऑब्वियसली ये आर्टिकल ज्यादा रैंक पर होना चाहिए था, रेडिट का आर्टिकल नहीं होना चाहिए था। बट अगेन हम ही ये बीज बो रहे हैं। अगर हम बबूल के बीज बोएंगे तो हमको आम खाने को नहीं मिलेगा। सो कहीं ना कहीं एसईओस को, वेबसाइट ओनर्स को ये खामखा का फ्लफ, ये 2500, 5000, 6000 वर्ड के आर्टिकल लिखने की जिद छोड़नी पड़ेगी। टू द पॉइंट आना पड़ेगा। डोंट थिंक अबाउट द रैंक फॉर अ सेकंड एंड सी मे बी इट विल वर्क। एक बार काम करके तो देखें ईमानदारी से। 22 फरवरी को ही गूगल ने परफॉर्मेंस मैक्स ऐड में एआई फीचर्स ऐड कर दिए। काफी सारे अनाउंसमेंट्स हैं, इसलिए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, वर्ल्ड वाइड एआई एसेट जनरेशन, यानी कि अब परफॉर्मेंस मैक्स ऐड कैंपेन के लिए टेक्स्ट और इमेज एसेट को एआई से पूरी दुनिया में हर कोई जनरेट कर सकता है। नंबर 2, ये जो भी एआई जनरेटेड एसेट्स हैं ये आपके ऐड की
परफॉर्मेंस को कितना ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, ये बताएगा एड स्ट्रेंथ नाम का फीचर, जो रियल टाइम एनालिसिस करके आपको बताता रहेगा। नंबर 3, कैनवा एक इंटीग्रेशन ऐप लॉन्च करेगा जो आपके गूगल एड्स अकाउंट के साथ में कनेक्ट होगा और कैनवा में आप जो भी डिजाइन करेंगे उन ग्राफिक्स को आप सीधे गूगल एड्स अकाउंट में फेंक सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में वीडियो ऐड करने पर आपके परफॉर्मेंस मैक्स ऐड कैंपेन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन की जो स्ट्रेंथ है उसको रिग कर रहा है और उसमें वीडियोस को ज्यादा वेट दे रहा है। तो ये थी फरवरी महीने की वो सारी न्यूज। छोटा सा महीना था, बहुत सारी न्यूज थी, लेकिन ये सारी न्यूज को हम कवर कर पाए हैं। अगर हमसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज रह गई है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम उन्हें आगे आने वाले वीडियोस में कवर कर सकें। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो हम उसे अलग से डेडिकेटेड एक वीडियो में भी कवर करेंगे। जैसे प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डेटा में 3 नए एडिशन किए गए, तो हमें प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डेटा को रिवाइज करना पड़ेगा। हमने प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डेटा के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस किए हुए हैं, लेकिन ये एक नया एडिशन है, इंपॉर्टेंट एडिशन है, तो इसीलिए एक बार प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डेटा के वीडियो को भी रिफ्रेश कर लेते हैं। और इसी महीने में हम रैंक मैथ के ऊपर भी अपनी एक डिटेल्ड वीडियो सीरीज लाने वाले हैं। मे बी 1 और 2 वीडियोस होंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा फीचर्स हैं, लेकिन उन दोनों वीडियोस में हम रैंक मैथ के सारे ऑप्शंस को कवर करेंगे और साथ ही में आपको बताएंगे कि योस्ट और रैंक मैथ के बीच में क्या यूज करना चाहिए। और इसी के साथ इस मार्च के महीने में हम वीडियो एसईओ के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं, यूट्यूब एसईओ के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। अगर आपका एक ब्रांड है, अगर आप एज बिजनेस यूट्यूब को यूज करना चाहते हैं अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए, लीड जनरेशन के लिए, तो यूट्यूब को कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम यूट्यूब एसईओ की सीरीज के जरिए इस पूरे महीने में समझेंगे। अगर ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड कोई टॉपिक रह गया है जिसे अभी तक हमने कवर नहीं किया और आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो हम बीच में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऑन पेज एसईओ के बारे में अब आगे कभी बात नहीं कर सकते हैं, या आपको एक पूरे महीने का वेट करना पड़ेगा। टॉपिक अच्छा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, और हम इसे कवर करेंगे तुरंत ही। सो कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग दिस सीरीज। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।